नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर कई साल से घेरा जा रहा है। आज ऐसा हुआ है कि रोजगार देने के मुद्दे पर सरकार निशाने पर है। सरकार 90 दिनों में 46,000 अग्निवीरों को कॉल लेटर देने का दावा कर रही है, लेकिन उससे पहले देश में आग लग गई। पहले सरकारी भर्तियां रुकी हो तो ट्रेनें जलती दिखती थीं, अब सरकारी नौकरी निकली है तो रेलगाड़ियां जलाई जा रही हैं। विरोधी कह रहे हैं कि सरकार ये जो नौकरियां दे रही है, ये फौजियों का गेस्ट अपीयरेंस है। ये नो रैंक नो पेंशन स्कीम है। 4 साल बाद इन नौजवानों का क्या होगा? राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, तमाम लोग इसके विरोध में हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी ऐसी बातें कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में आज हम इसी पर बहस करेंगे कि आखिर अग्निपथ को लेकर यह अग्निकांड क्यों शुरू हुआ, नौजवानों को क्या उकसाया जा रहा है या सरकार उनको समझाने में नाकाम रही है, और उससे सबसे बड़ी बात यह कि इस नई स्कीम, इस अग्निपथ स्कीम से, जिसमें 4 साल की भर्ती सैनिक की जाएगी सेना के अंदर, क्या इससे सेना की कार्यक्षमता पर कोई असर पड़ने जा रहा है? क्योंकि ऐसा कहने वाले केवल राजनीतिक विरोधी नहीं है सरकार के, बल्कि कई एक्स आर्मी मैन भी हैं, जिसमें कई सीनियर जनरल, कई सीनियर अफसर भी हैं जो सेना में वर्षों तक योगदान दे चुके हैं। हम चलते हैं सीधे हमारे मेहमानों के पास। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन चरण सिंह सापरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सापरा साहब का स्वागत है। हमारे साथ हैं बहुत सीनियर वेटरन मेजर जनरल जेडी बख्शी साहब, स्वागत है आपका। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर राजेंद्र निबोरकर साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। राजेंद्र जी, जनरल साहब, आपका ही बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, जो हालात देश में बने हुए हैं, कई राज्यों में आगजनी की वारदातें, आप उससे खूब वाकिफ हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी आपको इस पूरी स्कीम को लेकर लोगों तक जाने की, खासकर नौजवानों को समझाने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर नौजवानों को समझाने की आवश्यकता, और नौजवानों के मन में जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, उससे भी नौजवानों को ज्ञानी बनाने की आवश्यकता है। उनको इस स्कीम के संदर्भ में ठीक से सारी चीजें समझ सके, यह जानने की आवश्यकता निश्चित तौर पर है। जिस तरह से लोग सीएए के समय भारत के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी का एक दुष्प्रचार किया गया था, आपके ध्यान में ही होगा। और जब किसान कानून आया तो उससे बताया कि किसानों की जमीन चली जाएगी। उसी तरह से आज जो हमारे सेना में जो अग्निवीर बनने के लिए जिनको निमंत्रित किया जा रहा है, उन अग्निवीरों को यह समझाया जा रहा है कि आपका भविष्य वो अग्निवीर बनने से असुरक्षित हो जाएगा और सेना में भर्ती इसके कारण प्रभावित होगी। इस तरह के दुष्प्रचार से निश्चित तौर पर हमारे अग्निवीरों को मुक्त किए जाने की आवश्यकता है जी। हमारे अग्निवीर सेना का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जिस तरह का उनको कौशल प्राप्त होगा, 25% अग्निवीरों को तो सेना में सीधे भर्ती की योजना है। शेष जो 75% उसमें एक बड़ा तबका वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में उनको समाहित किए जाने के संदर्भ में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस योजना के बारे में बता चुके हैं। उसी तरह से कई राज्य सरकारें, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार है, हरियाणा की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है, 6 राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने यह ऐलान किया है कि उनके पुलिस बल में और उनके जो सशस्त्र पुलिस बल भी है, उनमें भी इस तरह के जो अग्निवीर, ये इस पूरे प्रकरण का एक पहलू है कि 4 साल के बाद, 4 साल की नौकरी करने के बाद उन 75% अग्निवीरों का क्या होगा, उसका जवाब आपने दे दिया। लेकिन जो दूसरा बड़ा पहलू है वो ये, और जिसको उठाने में कई सारे हमारे पूर्व फौजी अफसर और सेना के वरिष्ठ लोग शामिल हैं, उनका कहना है कि इस स्कीम से सेना की कार्यक्षमता पर असर पड़ सकता है, उनके कौशल पर असर पड़ सकता है। देखिए, ये प्रश्न उनका इसलिए कि कई बार जब उनको प्रशिक्षण प्राप्त होने में कोई 6 महीने के प्रशिक्षण से निश्चित तौर पर सीमा के युद्ध में के लिए सबसे हमारा जो गुणवत्तापूर्ण सैनिक होगा, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसके पास जब वो सेना में वो रेगुलर सैनिक के रूप में भर्ती होगा तो वो शेष प्रशिक्षण भी प्राप्त होगा उसको। ऐसे में अगर किसी को अतिरिक्त प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है, जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन में लोग 5 वर्षों के लिए अधिकारी आते हैं, तो क्या उससे 5 वर्ष बाद अगर वो निकल जाते हैं तो इससे क्या सेना को किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है? तो नहीं पहुंचती सेना को किसी प्रकार की क्षति। तो हमें लगता है कि अगर सेना की संस्कृति को लोग 17.5 साल की उम्र में अगर कोई उसको अंगीकार करता है तो इससे उसके कौशल में अभिवृद्धि होती है,
इससे उसका कौशल घटता नहीं ठीक है प्रेम शुक्ला जी। सेना का जो यौवन है उससे उसकी भी अभिवृद्धि। अब सेना के विषय पर जो बातें कही गई हैं, हमारे साथ पूर्व फौजी मौजूद हैं जनरल साहिबान, वो उसका जवाब देंगे। लेकिन आपने जो पॉलिटिकल बात कही कि ये बात समझाने की भी जरूरत है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बरगला भी रहे हैं नौजवानों को, उनको गलत दिशा में ले जा रहे हैं ये कहकर कि उनका भविष्य खतरे में है इस स्कीम के तहत। जवाब देंगे सापरा साहब। देखिए, हम भी बहुत चिंतित हैं। हम यही सोच रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम आते ही ये आगजनी क्यों हो रही है। ये पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है कि जब एक स्कीम आई है, उस स्कीम पर नौजवानों को, देश के नौजवानों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये स्कीम जो है ये जल्दबाजी में लाई गई है। इसके ऊपर व्यापक चर्चा करने के बाद अगर लाई जाती, अगर स्टेक होल्डर्स के साथ में या डिफेंस के जो रिटायर्ड अफसर हैं उनके साथ में चर्चा की जाती, तो मेरे ख्याल से इसको व्यापक स्वरूप से चर्चा करने के बाद लाते तो जनता के मन में और भी ज़्यादा इसमें विश्वास बैठता। आपने ठीक कहा पहले कि ये नो पेंशन एंड नो रैंक वाली स्कीम है। इसमें सरकार की एक पेंशन की बला टल जाएगी। यानी सरकार बहुत वर्षों से ये सोच ही रही है कि कैसे पेंशन से पल्ला झाड़ा जाए, तो वो इसमें क्लियर नजर आता है। दूसरी बात कि जो रिक्रूटमेंट होगी उनके कौशल्य पे और उनकी कार्यप्रणाली पर भी आगे चल कर के क्या होगा, वो हाफ हार्टेडली इसमें काम कर रहे होंगे। अब उनको भी पता है कि 4 साल के बाद में अगर उनकी ये नौकरी चली गई तो फिर उनको रिक्रूटमेंट कहाँ मिलेगी। अगर वो प्राइवेट में रिक्रूटमेंट कहीं पे जाते हैं तो पता नहीं कितना वहां पर अपॉर्चुनिटी होगा। सरकार के अंदर इनके मुख्यमंत्री जरूर कह रहे हैं जी कि हम राज्य के अंदर इनको एकोमोडेट करेंगे, लेकिन राज्य की सरकारों की जो नौकरियां मुख्यमंत्री ऑफर कर रहे हैं वो क्लास 3, क्लास 4 की, यानी प्यून की और क्लर्क की नौकरी वो ऑफर कर रहे हैं। एक नौजवान जो 4 साल सेना का प्रशिक्षण लेकर के और फिर जाकर के क्लर्क की नौकरी करेगा, प्यून की नौकरी करेगा, तो साहब जैसे गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया असम राइफल्स में और सेंट्रल पुलिस फोर्सेज में भी भर्ती होगी, ये भी कई राज्यों ने कहा है कि उनके यहां पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। नहीं, हाँ, तो मैं उसी पे आ रहा हूं। जो ये पुलिस भर्तियां कह रहे हैं, पुलिस भर्तियों में भी क्लास 3 और क्लास 4, आप ठीक तरह से पढ़िएगा, वो इनको एंट्री मिलेगी क्लास 3 या क्लास 4 में पुलिस की भर्ती में भी। तो अगर पुलिस स्टेशन के अंदर कोई प्यून या क्लर्क लगेगा, जिस व्यक्ति ने 6 महीने ट्रेनिंग ली है और बाद में उसने 4 साल काम भी किया है और फिर उसको कोई पेंशन नहीं है, मनोबल ऑलरेडी गिरा हुआ है, परिवार बेचारा गरीब है, और फिर जाकर के वो क्लर्क की नौकरी करेगा। चलिए, वो क्लर्क की नौकरी भी मिल गई उसको, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर इनको वहां पर कोई नौकरी नहीं मिलती है 4 साल की इस अग्निपथ स्कीम के बाद में, तो ये नौजवान कहां जाएगा? प्राइवेट सिक्योरिटी में जाएगा। तो क्या प्राइवेट सिक्योरिटी को गन के लाइसेंस दिए जाएंगे? प्लीज मेरी बात पूरी होने दीजिए। इतनी प्राइवेट सिक्योरिटी को क्या पुलिस, स्थानीय पुलिस गन के लाइसेंस देगी क्या? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। और अगर वहां पर भी इनका एकोमोडेशन नहीं हुआ तो फिर ये नौजवान जिसको बंदूक की ट्रेनिंग मिली हुई है, ये कहा जाएगा? ये कोई गलत कामों में ना चला जाए। ठीक है साहब, और दूसरी शिक्षा हमको लेनी चाहिए जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है। एक मैं 10 सेकंड में कंप्लीट करता हूं। रशिया और यूक्रेन की वॉर के अंदर क्या हुआ है? रशिया ने इसी तरह से आधे ट्रेंड लोगों को जो उतारा है, वहीं पर रशिया मार खा रहा है। साहब मुझे लगता है मिलिट्री मैटर्स पर हमारे साथ मौजूद हैं बड़े सीनियर अफसर लोग, वो बात कर लेंगे। आपने जो बाकी प्रश्न उठाए हैं उसका जवाब देंगे प्रेम शुक्ला जी। बख्शी साहब को अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताइए। जी सर, सबसे पहले आपके विचार जानना चाहेंगे इस स्कीम के बारे में। बहुत सारी आशंकाएं कई लोग उठा रहे हैं, क्या आपका मानना है इस स्कीम को लेकर के? नौजवानों का 4 साल के भविष्य क्या होगा उस पर भी बोले, और सेना के ऊपर क्या असर पड़ेगा उस पर भी बताएं। देखिए, मैं और कई हमारे जैसे भूतपूर्व जो सैनिक हैं, हमको थोड़ी इस स्कीम को लेकर कुछ चिंताएं हैं, ठीक है, और वो व्यक्त करना ज़रूरी होगा। आफ्टर ऑल हमने भी नमक खाया है इस फौज का, इस देश का, और जो हमको दिख रही हैं प्रॉब्लम्स, उनको बताना, रेज करना बहुत ज़रूरी है, और किसी को उसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। द सिंपल फैक्ट इज़ दैट अगर आप यूक्रेन की लड़ाई देखें, जो शॉर्ट टर्म इंडक्टीज़ हैं,
जिनको वो कॉन्स्क्रिप्ट्स कहा जाता है, हमारे यहाँ कॉन्स्क्रिप्ट नहीं, वॉलंटियर होंगे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही है क्योंकि वो यूनिट्स में अच्छी तरह इंटीग्रेट नहीं हो पाए, उनको जानी माली नुकसान बहुत हुआ है, वो इफेक्टिव नहीं रहे हैं। जब हमारे सामने ये मिसाल है लेटेस्ट जंग की, तो थोड़ा हमको केयरफुल होना पड़ेगा कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, व्हाट इज रॉन्ग विद इट। अरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पूरे पोस्ट इंडिपेंडेंस वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इंसर्जेंसीज, टेररिस्ट मूवमेंट्स, हमारी फौज ने सिवाय 62 के जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई थी, बहुत अच्छी तरह से डील किया है। सो व्हाट इज द नीड टू चेंज? द नीड टू चेंज हमको जो समझ आया है, बहुत सारे रीजन बोले जा रहे हैं एज को कम करने के लिए वगैरह वगैरह। एज हैज़ टू बी बैलेंस्ड विद एक्सपीरियंस, नंबर वन। नंबर टू, प्लीज, एज हैज़ टू बी बैलेंस्ड विद एक्सपीरियंस। एंड नंबर टू, ये जो है हमको ये देखना है कि 4 साल के लिए जो लड़का आता है, 4 साल के लिए, वो 6 महीने ट्रेनिंग, 6 महीने तो उसकी लीव हो जाएगी, एनुअल लीव हर साल 2-2 महीने मिलती है, तो 2 2 4 तो 6, तो 6 महीने वो हो गए, 1 साल तो ये गया, फिर कोर्स, फिर कैजुअल लीव वगैरह, तो कोई 2.5 साल वो आपको अवेलेबल रहेगा अपनी पलटन को। उसमें पलटन ने उसको ट्रेन करना है। अभी हमारी ट्रेनिंग की अवधि है 9 से 11 महीने, आपने काट के 6 किया। इसका मतलब जब पलटन में जाता है तो सीओ को टाइम लगाना पड़ेगा स्तर उसका वहाँ तक लाने के लिए। वो स्तर जब तक ऊंचा करते हैं वो घर चला जाएगा, आपको नए लड़के को ट्रेन करना पड़ेगा। 17 साल की अभी की आपकी भर्ती की एज है, ठीक है, और अभी तक हमको आश्वासन दिया जा रहा है कि वो पुलिस में ले लिए जाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस में ले लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक जो हमारा तजुर्बा रहा है कोई नहीं लिया, नथिंग, जीरो, एब्सोल्युटली। हालांकि इतने ट्रेंड लड़ाई में, नक्सलवाद में आपको इतना ये सपोर्ट देते, तो ये फिर जो अगर प्रॉब्लम है कि अगर आप नहीं इनको एब्जॉर्ब कर पाए, देन यू हैव अ प्रॉब्लम। कि हमको जब पंजाब में प्रॉब्लम थी तो जो हमारे एक्स सर्विसमैन थे, हमने खास जोर लगाया कि कहीं वो भटक ना जाएं, कहीं उनको टेररिस्ट, इंसर्जेंट्स वो ना ले लें, गैंगस्टर्स ना पकड़ लें। आफ्टर ऑल ट्रेंड मैन पावर है, और अगर वो फ्रस्ट्रेटेड मैन पावर, जी ठीक, कि साहब मेरे को क्यों निकाला, मेरी क्यों नौकरी, मुझे क्यों नहीं परमानेंट बनाया, सो देर आर प्रॉब्लम्स विद दिस स्कीम। हमारा सुझाव ये है कि ये 4 साल इज नॉट एडिक्वेट, कम से कम 7 साल होना चाहिए। 1971 में जब मैं फौज में था तो कलर सर्विस जवान की 7 साल होती थी। प्रॉब्लम ये थी कि जब वो निकलता था उसको जॉब नहीं मिलती थी और बेचारा काफ़ी कष्ट में रहता था, इसलिए हमने सर्विस की अवधि बढ़ाई, उससे एज बढ़नी शुरू हो गई। अब साहब आपको लड़कों को देखना पड़ेगा। मेरा प्रॉब्लम ये है कि बेसिक कंसिडरेशन इसमें यह है कि हम अपना रेवेन्यू बजट घटाएं और कैपिटल बजट को बढ़ाएं ताकि हम हथियार खरीद सकें। मेरा आपसे सुझाव ये है कि उसके लिए मैन पावर मत काटें। अब पिछले 2 साल से कोई भर्ती नहीं हुई साहब। कोविड के टाइम में तो 60,000 लड़के हर साल रिटायर होते हैं, 60,000, 1,20,000। इस साल भी 60,000 के करीब, अभी आधा साल हो गया है, 30,000 वो हो गए। 1 लाख आपके कोई 60-70 हज़ार तो आपका गैप है। ठीक है सर। आप रिक्रूट कर रहे हैं 46,000 अग्निपथ में, तो कितने साल में ये गैप फिलअप करेंगे? खतरे बढ़े जा रहे हैं, आप फौज को कम कर रहे हैं। प्लीज इंक्रीज द डिफेंस बजट। इफ यू हैव टू स्पेंड मोर ऑन डिफेंस, इट इज वाइटल। नहीं, लेकिन क्या आप पैसा बचाव आप करेंगे? जैसे तो अभी सर आपने कहा कि 7 साल कर दें सर्विस की अवधि, उससे काम चल जाएगा? नो पेंशन, वो आपके हिसाब से ठीक है? नहीं, कम से कम 7 साल तो होना चाहिए साहब। और उसके बाद जो आपका हैंडशेक पैकेज है आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे बाद में एजिटेशन होंगी, ये होगी, वो होगी। आपने देखा है क्या तमाशा हुआ था जब 1 रैंक 1 पेंशन का हुआ था। तो देयर आर प्रॉब्लम्स। ठीक, इसको इतनी बड़ी अक्रॉस द बोर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के पहले पायलट प्रोजेक्ट करना चाहिए था।
अच्छा, ठीक है ट्राई सर। आउट करिए, आयरन आउट करिए डिफिकल्टीज, आइडेंटिफाई कीजिए प्रॉब्लम और फिर कर लीजिए। अच्छा, 2-3 मेहमान हमारे साथ अभी और जुड़ चुके हैं सर, मैं चाह रहा हूँ आपकी बातों का और मैं लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा, हाँ जी। लास्ट चीज मैं कहूंगा कि जब आपके खतरे बढ़ रहे हैं, आपको उथल पथल, ऑर्गेनाइजेशनल टर्बुलेंस नहीं बढ़ानी चाहिए, ये मेरा सुझाव है। अच्छा, ठीक है सर। स्टूडियो में हमारे साथ जो हैं मेजर जनरल संजय सोई साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, मेजर जनरल बिशंबर दयाल भी है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल एस एल नरसिम्हन साहब भी हमें अब ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल जनरल राजेंद्र साहब आपसे होगा। आपने बहुत सारी आशंकाएं अभी सुन ली हैं सर, क्या जवाब है आपका इन बातों का? आखिरकार हमें ये बताया जा रहा है कि 2 साल से इस स्कीम के ऊपर मंथन चल रहा था। ऐसा नहीं है कि ये केवल सरकार का यूनिलैटरल फैसला है, सेना के साथ मिलकर फैसला लिया गया, यानी सेना ऑन बोर्ड है। तो फिर उसके बाद ये अब इतनी सारी बातें निकल करके सामने आना, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जनरल बख्शी साहब ने जो बताया है, ये हमारी फौज के जो हमारे पूर्व सैनिक है, ऑफिसर्स है, इनका ये शक है इनके बारे में कि ऐसे हो सकता है। और मैं भी मानता हूं कि काफी सारी चीजें जो कही है हमारे सीनियर जनरल बख्शी साहब ने, वो ठीक है, लेकिन जैसे कि है, देयर इज ऑलवेज अ रेजिस्टेंस टू चेंज। कोई चेंज अगर होती है तो पहले रेजिस्टेंस होता है, तो एकदम ही उसको उठा के बाहर फेंकना मेरी तरफ से ठीक नहीं है। इसके कुछ एक फायदे हैं, और मेजर फायदा जैसे जनरल बख्शी साहब ने बोला था कि यूथफुल इमेज और जो है यंग सोल्जर्स हमें मिलेंगे। हम देखते हैं जैसे हमारा यूनिट एल्टीट्यूड पे चला जाता है या ग्लेशियर में चला जाता है, इसमें चला जाता है, तो हमें काफी सारे लोग नीचे छोड़ने पड़ते हैं, शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट्स में होते हैं, हाइपरटेंशन होते हैं। तो इसके वजह ये अभी हमको नहीं छोड़ने पड़ेंगे और हमारी जो स्ट्रेंथ है पूरी बराबर रहेगी, तो एक बहुत बड़ा फासला है। दूसरा है कि इसका बाय प्रोडक्ट है कि देश की हमेशा, जैसे हम एनसीसी के लिए बोलते हैं कि एनसीसी में जाने से डिसिप्लिन बढ़ती है, तो इससे इसके वजह जो फौज में जाएंगे ये भी इसका एक और बाय प्रोडक्ट होगा कि डिसिप्लिन सोल्जर्स ये निकलेंगे। और तीसरा यह है कि जो एक पिरामिड छोटी से 25% जो रिटेन करे जाएंगे वो एक बहुत आला दर्जे की होंगी। जैसे अभी एक जवान हम लेते हैं तो वो जब तक रिटायर नहीं होता है, काफी बार हमको लगता है कि इसको निकाल देना चाहिए, लेकिन उसको हम लेके चलते हैं साथ में, क्योंकि हमारा एक इथॉस है कि हमारे जो है हम साथ में लेके चलते हैं। तो हमें एक मौका मिल जाएगा, पहले सिलेक्शन और बाद में सिलेक्शन, 2 बार सिलेक्शन के लिए, और जो अच्छे आला दर्जे के सैनिक हैं उनको हम ले पाएंगे। जनरल साहब पहले सवाल का जवाब दे दीजिए। ये ठीक है, वो 25% जो कंटिन्यू करेंगे वो तो ठीक हो गए, लेकिन आपका 75% सैनिक जो है, जैसे जनरल बख्शी कह रहे थे, वो तो आपके पास 2.5 साल के लिए है केवल। 2.5 साल में, मैं अभी इससे पिछले शो में भी एक सीनियर जनरल साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 2.5 साल में अभी वो क्या सीखेगा? पहले 9 महीने की ट्रेनिंग 6 महीने की कर दी गई है, उसके बाद वो यूनिट में जाकर के टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह लेता है, उसमें और काम, उसमें और समय लगता है, तो उसके पास समय है कितना सर्विस के लिए? देखिए, उसके पास जैसे आपने बोला 2.5-3 साल का समय तो उसके पास में होता है। अगर आप छुट्टी वगैरह ले लो, वो दोज आर अदर प्रॉब्लम्स एंड मिशन, बट 2.5 साल और 3 साल, जैसे हम एक मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, तो एक आरआर यूनिट है। आरआर यूनिट में भी एक बंदा आता है, वो 2 साल की करता है। उसमें सभी जो इन्फेंट्री की ट्रेनिंग लेके नहीं आते हैं, कोई इंजीनियर्स का होता है जो बेसिक ट्रेनिंग बहुत कम करता है, तो उनको भी हम साथ लेके थे और वो आरआर यूनिट बहुत अच्छी तरह से चला रहेगा। तो कहने का मतलब अगर 2.5 साल के लिए भी आता है और हमारे पास पूरी तरह रहता है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। ठीक है, तो ये मैं एक एज ए डेविल्स एडवोकेट की दूसरी तरफ से बताना चाहता हूं, इसके फायदे हैं। सबसे बड़ा नुकसान इस स्कीम का ये है, और जिसके ऊपर हमने गौर करना चाहिए, एक 4 साल के बाद जाएंगे तो इनका क्या होगा। ठीक सर। और जैसे बताया कि इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, मैं बोलता हूं कि ये सिर्फ बोलने से नहीं होता है कि आज के जो नेता है वो कल निकल जाएंगे, मान लो, या रह भी सकते, लेकिन दूसरे कोई आते हैं और इसके ऊपर गौर नहीं करते, और इसको, तो मैं बोलता हूं इसके ऊपर लेजिस्लेशन आना चाहिए, कम से कम 60% इनको लेना चाहिए। चलो ठीक है सर, ये आपका सुझाव है कि स्कीम में बहुत से फायदे हैं, लेकिन इन लड़कों का 4 साल के बाद क्या होगा, हमारे अग्निवीरों का, इसके लिए लेजिस्लेशन आए कि ये एब्जॉर्ब हो सोसाइटी में, इनको नौकरियां मिले, ये आयरन क्लैड गारंटी इसकी होनी चाहिए। मैं स्टूडियो में आना चाहता हूं जनरल दयाल के पास। सर, आपकी नजर में फायदे ज्यादा हैं या इस स्कीम के नुकसान? देखिए, आप लोग पता नहीं किस एंगल से फायदे और नुकसान की बात कर रहे हो। पहले तो मैं ये एक बात खत्म कर दूं कि भाई
4 साल के बाद इनको सीआरपीएफ में ले लिया जाएगा, बीएसएफ में ले लिया जाएगा, पुलिस में ले लिया जाएगा। कैसी नादानी बातें कर रहे हैं हम लोग। पीटर से पॉल रॉब पॉल टू पे पीटर। साहब बीएसएफ की कभी लाइन भर्ती देखी है? सीआरपीएफ की लाइन की भर्ती देखी है किसी ने? साहब उतने ही लोग लाइन में वहां खड़े हैं जितने आज सेना में खड़े हैं, तो वो कहां जाएंगे? ये जुमले हैं। हम लोग पहले सुनते थे शॉर्ट सर्विस का, मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हूं। पहले तो साइक देखिए, बहुत काबिल था साहब, नेशनल स्पोर्ट्समैन था, लेकिन पूरे 5 साल मन में एक ये चीज तो रहती थी कि अगर मुझे परमानेंट कमीशन नहीं मिला तो मैं कहां जाऊंगा, क्या करूंगा, शादी करूं नहीं करूं। ये लोग ऐसे मुद्दे इंसानियत के हैं ये मुद्दे, लेकिन मैं सिर्फ इसको पूरे के पूरे को सुरक्षा के मुद्दे से देखता हूं मैं, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, ये करें अपनी जनता, इन्होंने वोट दिए, मुझे तो बाम भारती ने 10 साल का लिया था, सैनिक स्कूल में भेज दिया, 55 साल मेरी सेवा की है, मैं तो उसकी सुरक्षा की बात करता हूं और किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं मैं सिर्फ उसकी सुरक्षा के हित और उसकी बात करता हूं। साहब सुरक्षा देश की 2 चीजों से होती है, एक सैनिक और दूसरा हथियार। आज से नहीं, सीजर, किसी भी राजा महाराजा, किसी भी ग्रेट अलेक्जेंडर, 2 ही चीज चाहिए थी। सिल्वर से वो पहले खरीद लाता था सैनिक भी, और सिल्वर से खरीद लाता था वो छोटे मोटे हथियार भी। हमारे पास क्या हमारी सुरक्षा में लोग सैनिक बनना नहीं चाह रहे कि कमी है कि हम कोई ऐसी स्कीम करें? आपके यहां लाइन लगी हुई है साहब, आप ऐसे मुल्कों की बात कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो जिनमें आदमी, सुरक्षा छोड़ो, जिनके आम बाकी काम करने के लिए वो हमसे आदमी ले रहे हैं, उनके पास आदमी नहीं था तो उन्होंने कॉन्स्क्रिप्शन फोर्सफुली किया सबने। दूसरा बात हथियार की, इसका मतलब हमारे पास कह रहे हैं भाई पैसे नहीं है ताकि हथियार खरीद सके तो भाई ये पेंशन बिल कम कर दो। असली मुद्दा ये है, हम कई बार कह चुके हैं भाई आप इसका और कोई तरीका निकालो, देश की सुरक्षा मत काटो, क्योंकि जो सैनिक 4 साल में, जो सैनिक, अभी हम आरआर का एग्जांपल दे रहे हैं, आरआर में साहब ट्रेंड सैनिक जाता है। कौन कह रहा है कि मैं आर्मड कोर से हूं, हर साल मेरे यहां भी वही ट्रेनिंग होती है, मेरा जवान भी उस राइफल को हैंडल करता है, मेरा जवान भी उस एलएमजी को फायर करता है, इंजीनियर का भी वही फायर करता है। साहब वो ट्रेंड सोल्जर्स हैं। आरआर बटालियन में गए, जैसे ईआरई में जाते हैं, थोड़े दिन में जाके घुल मिल गए, उनका मुद्दा, उनका वादा, उनका सब कुछ, वो एक कल्चर है साहब, डिसिप्लिन सोल्जर है। इसको किसी चीज से कंपेयर मत करिए। क्या जो अभी यूक्रेन और रशिया की बार बार बात कर रहे हैं, ये कॉन्स्क्रिप्शन सिस्टम जो है ये नहीं काम आता। ये 4 साल का सैनिक, और हमारे क्या खतरे बदल गए? क्या भारत और चीन की सीमा पर शांति आ गई? चीन विड्रॉ कर गया? क्या एग्रीमेंट साइन कर दी? क्या पाकिस्तान ने कहा आज के बाद टेररिस्ट नहीं भेजेंगे? हम लोग पुराने सैनिक देखें, सन 80 में पूरा भारत जल रहा था, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। जनरल साहब, ये खतरा क्यों है? नहीं, आपका कहना ये है कि ये जो 4 साल की भर्ती वाला सैनिक है, इसका क्या कमिटमेंट जो है वो आज के सैनिक से कम हो जाएगा? कमिटमेंट नहीं साहब, फिर कमिटमेंट के साथ, पैशन के साथ आपको तजुर्बा चाहिए साहब, बार बार प्रैक्टिस करानी पड़ती है, बार बार रिहर्सल्स करनी पड़ती है, बार बार ट्रेन करना पड़ता है। वो ट्रेनिंग 4 साल में तो जुनून तो इस देश के हर नागरिक में आज ले जाके हथियार दे दो। वो कह रहे हैं 25% तो हम रिटेन करेंगे। भाई 25% नहीं, आज के दिन भाई 50% जवान है भारतीय सेना में। 1.2 लाख आर्मी के अंदर 6 लाख जवान है। जवान समझते हो? जवान। उसके ऊपर एक इन्फेंट्री बटालियन में, मेरे यहां सीनियर इन्फेंट्री ऑफिसर बैठे, एक प्लाटून के अंदर 30 से 32 आदमी होते हैं, उसके अंदर 20 जवान है, बाकी नायक, लास नायक, हवलदार, फलाने, जेसीओ हैं। 20 आदमी बिल्कुल नए हैं, 4 साल से कम के, उनमें सिर्फ 25%, 50% मतलब 15 आदमी बिल्कुल नए हैं। उन्होंने कोई छुट्टी से ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा उस बटालियन के लिए, एक लड़ाई में जाना, एक लड़ाई में अपने मिशन को कंप्लीट करना। ये एक तजुर्बा है जो कि मैं समझता हूं मिलिट्री रिफॉर्म्स ऐसे नहीं होते। मिलिट्री रिफॉर्म्स रशिया ने किए साहब, सोवियत यूनियन ने किए, मैंने खुद अध्ययन किया, मैं वहां था 4 साल। मिलिट्री रिफॉर्म्स 4.5 मिलियन आर्मी को किस तरह 1.2 मिलियन रशिया ने किया, हमने देखा है। ऐसे रिफॉर्म्स नहीं होते। उठाओ, हमने 2 साल अध्ययन किया, बहुत ये हमारा मुद्दा, हमारे जो आज के सीनियर ऑफिसर्स हैं, बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं है, किसी सरकार के खिलाफ। आप सब तजुर्बेकार हो, काबिल हो, लेकिन आप सब ट्रांजिएंट हो। सरकारें ट्रांजिएंट है, प्राइम मिनिस्टर ट्रांजिएंट है, कोई इमॉर्टल नहीं है इधर।
सब मॉडल है, आपके देश साथ- मॉडल है, आपके उसकी हिसाब से सुरक्षा के हक में ये बिल्कुल नहीं है। इसके ऊपर जनरल नरसिम्हन उसकी आपने सुरक्षा के हक में बिल्कुल नहीं है। आपने सुना कि देश के खतरों को देखते हुए ये कदम ठीक नहीं है, इस वक्त कई विशेषज्ञों का ऐसा मानना है। दो चीजें मैं सुनता रहा, मैं ये जो डिस्कशन जो अभी चल रहा है मैं सुन रहा था, तो दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले तो काफी ये जो कंपैरिजन है वो चलता है ये रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में, आज नहीं कल भी कई टीवी चैनल में ये बात चला है। आप समझिए रशिया का जो कंस्क्रिप्शन है वो 12 महीने की है, चीन का कंस्क्रिप्शन है 2 साल की है। अलग अलग देश अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने अपना वो जो कंस्क्रिप्शन का ड्यूरेशन रखा है। हमारा अगर आप देखेंगे तो 4 साल में ये बात भी उठा अभी बीच में कि 2.5 साल सिर्फ वो अपना पूरा काम पूरा कर सकता है। ये बात सही है कि 4 साल में तकरीबन 2.5 साल, ये मैक्सिमम 3 साल तक वो अपना नौकरी कर सकता है, उसके बाद में उसको घर जाना पड़ेगा। पहले तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जनरल विश्वम्बर दयाल भी बोल रहे थे कि एक सेक्शन के अंदर, एक प्लटून के अंदर किस प्रकार से उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके अंदर अगर आज भी देखेंगे, जबकि ये जो अग्निवीर का जो स्कीम अभी तक चला नहीं है, आज भी अगर आप देखेंगे तो 10 आदमी का जो सेक्शन है उसमें 4 या 5 जो है 4 साल के नीचे होते हैं अभी भी। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो चलता है वो तजुर्बा, यंग ब्लड सबको लेके साथ में लेके चलता है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस स्कीम को एक बारी हमको ट्राई करके देखना चाहिए। और ये टीम ऐसा नहीं है कि ये स्कीम की भाई आज लकीर में लिख दिया तो वो बदली नहीं हो सकता है, उसमें बदली भी हो सकता है। पहले भी फौज में काफी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर चेंजेस लाए गए हैं, फिट नहीं हुआ तो वापस पुराना ऑर्गेनाइजेशन पे चले गए हैं। तो ये एक नया तरीके का एक स्कीम निकला है, इसको हम ट्राई करके देखते हैं। अगर वो सफल नहीं होता है जनरल साहब, तो मैंने उसके बाद कई में सारे उसको एक्सपर्ट कैसे- से एक बात सुनी है कि जो चीज ठीक चल रही है, अभी जनरल बख्शी ने भी कहा, बाकी अभी सर ने भी बोला कि इसी फौज ने, इसी सिस्टम ने आपको इतनी शोहरत दिलाई है, इतनी जंगें जिताई हैं, हम अपने खतरों से जीतते आए हैं, जरूरत क्या है इसकी? इसका कई पहलू हैं। एडवांटेजेस पूरा उन्होंने लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको दोबारा दोहराना ही चाहा, इसलिए मैंने बताया नहीं है आपको। जो लड़ाई हम जीते हैं 20 साल पहले या उसके पहले, वो लड़ाई और आजकल के लड़ाई के अंदर काफी अंतर आया है, काफी टेक्नोलॉजी का प्रभाव है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको अभी भी आप क्या कर रहे हैं, इन्फेंट्री में आप वही 10वीं पास है उनको ले रहे हैं, अभी भी अग्निवीर में भी वही लेंगे, साथ में ITI वगैरह से जो ट्रेंड है उनको भी लेने का व्यवस्था कर रहे हैं। तो एक आपको ऐसे मिलेगा कि आधुनिक तरीके से जो लड़ाई करने का काबिलियत है उसको बढ़ाने का कोशिश की जा रही है। ये एक कोशिश है, मैं ये नहीं बोल रहा कि सफल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, वो देखेंगे आप, बट एक कोशिश है कि ये जो आधुनिक तरीके से जो लड़ाई करना है उसके लिए किस प्रकार से फौज को तैयार करना है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि कई लोग बोलते हैं डिफेंस बजट बढ़ा दो, डिफेंस बजट बढ़ा दो, 2% कर दो, 3% कर दो। पिछले 20 साल 25 साल से हम सुनते आ रहे हैं इसका जो आर्ग्यूमेंट चलता है, लेकिन जो पैसा है उसी से हमको काम चलाना पड़ेगा। ये 25 साल में अगर डिफेंस बजट नहीं बढ़ा है तो अभी कौन सा बढ़ जाएगा आगे जी। तो देश के लिए कई चुनौतियां हैं, उनको मीट करने के लिए किस प्रकार से ये फाइनेंस को एडजस्ट करना है वो हमको देखना पड़ेगा। ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि बार बार ये पूछी जा रही है कि भाई 4 साल के बाद ये लोग क्या करेंगे, हम ट्रेन करके इनको छोड़ दिया, इनको मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। अभी आप ये देखिएगा, हम 1 साल में 45,000 लोगों को हम जो है ये भर्ती करने का सोच रहे हैं। अभी पूरा इंडिया का नौजवान 45,000 तो है नहीं है ना, और भी बहुत लोग हैं, उन लोग भी तो नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं। तो 24 साल में ये बंदा 4 साल नौकरी करने के बाद में जब जाएगा, 24 साल या 25 साल के अंदर, इसके पास में एक सेवा निधि का एक प्रबंध किया जा रहा है, जिसके पास उसके पास 11-12 लाख का पैसा है जी ठीक। अगर नौकरी भी नहीं मिला, खुद भी वो कुछ कर सकता है, उस पैसे को रख के कुछ SME के तरीके से कुछ काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर आप समझेंगे कि भाई ये पूरा जो 4 साल के बाद में लोग जा रहे हैं वो पूरा गवर्नमेंट के अंदर ही दोबारा आएंगे, तो ये जो है मुमकिन होगा नामुमकिन होगा अभी पता नहीं। ठीक सर। काफी स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई हम ले लेंगे,
बट लेंगे नहीं लेंगे क्या उसका और आप कह रहे हैं कि नतीजा इससे निकलेगा, ऐसा हमको नहीं है पता कि देश में कोई बेरोजगारी की दर में कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने जा रही है। आप जैसा आपने कहा कि पहले ही बहुत लोग हैं नौकरी ढूंढने वाले, नौकरी चाहने वाले, और ये तो वो लोग होंगे जिनके पास एक निधि होगी 11-12-13 लाख रुपए, 11-12 लाख रुपए की। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि ऐसे कौन से हमारे देश में कितने 22, 23, 25 साल के नौजवान होते हैं जिनके पास ऐसा पैसे का कॉर्पस आ जाता है, प्लस उनके पास स्किल्स भी होंगी कई, और उनको मदद मिलेगी एक्स्ट्रा, वो अलग है। साथ में आपने ये भी कहा, अभी अब सारी बातें मैं आपकी जनरल बख्शी के पास ले जा रहा हूं, फिर जनरल स्वयं आपके पास आता हूं। जनरल बख्शी साहब, उन्होंने कहा कि इस स्कीम से हमारे अनुभव और जो हमारे साथ नौजवान जुड़ेंगे उसके मिक्स में कोई कमी नहीं आने जा रही है, और पैसे की भी उन्होंने दलील दी कि भाई पैसा तो आपको चाहिए ही, पैसा हम ये कह लेंगे सरकार बजट बढ़ा दे तो ये कहना आसान है, करना मुश्किल। देखिए, ऐसा है कि अभी की हालात को लेकर जर्मनी ने अपना डिफेंस बजट 100% इंक्रीज किया। अभी जस्ट अनाउंसमेंट हुई है यूक्रेन वॉर के शुरू होने पे। जापान अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। साउथ ईस्ट एशिया के मुल्क जिनको चीन से खतरा है अपना डिफेंस बजट लगातार बढ़ा रहे हैं। आज के दिन अमेरिका का डिफेंस बजट $801 बिलियन प्रति वर्ष है। चीन का है $293 बिलियन, पाकिस्तान का है $11 बिलियन, हमारा कितना है $77 बिलियन। आपको किसको डील करना है? चीन और पाकिस्तान दोनों को, यानी तकरीबन $310 बिलियन उनका है और आपका 77 पे है। समवेयर वील हैव टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। अगर आपने नहीं बढ़ाया तो फिर वही हालत होगी कि साहब हम नहीं खर्चा कर सकते, हमको कथक ज्यादा जरूरी है, तो आप पानीपत हारेंगे। I mean, we have to see what is happening. अभी तक नहीं बढ़ाया, चलता जाएगा, बढ़ाना पड़ेगा। और अभी सरकार ने बोला है कि साहब पैसे की नहीं कमी है, आपको जो चाहिए हम देंगे। तो हम कह रहे हैं कि फिर आप प्लीज क्यों मैन पावर के साथ आप उसको काट रहे हैं, क्यों उसमें आप अपने को नुकसान पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जो आपका एडवांटेज है। You have the youngest manpower in the world, average age 26 for every Indian. You can raise the largest army. अब लार्जेस्ट आर्मी तो दरकनार साहब आपकी 12 लाख की फौज थी, पिछले 2 साल में आपने 2 लाख काट दिए हैं। Why wasn't the recruitment of the paramilitary forces stopped? Why only for the army? Suppress manpower, save money and buy weapons. साहब ये आपको दोनों चाहिए। ठीक है सर। Mountains eat up troops. CICT ऑपरेशंस ईट अप ट्रूप्स। आपको साहब फौज को बढ़ाना पड़ेगा जो खतरे बढ़ रहे हैं, और आप एग्जिस्टिंग मैन पावर काट दी 2 लाख से। अब आप 46,000 रिक्रूट कर लेंगे 1 साल में, तो अभी 2 लाख का गैप पूरा करते 4-5 साल लग जाएंगे। ठीक है सर। और तब तक और लोग रिटायर होते जाएंगे। समय कम रह गया, आपकी बात का मैं जवाब ले लूं। 60,000 बॉयज रिटायर। सर मैं आपकी बात का जवाब लूं। प्रेम शुक्ला जी, मिनट आपके पास आ रहा हूं मैं। प्रेम शुक्ला जी, सेना को आधुनिक बनाने के लिए, नए हथियार देने के लिए, तकनीक देने के लिए बजट बढ़ाने की जरूरत है, ना कि मैन पावर कम करने की, ऐसा कई विशेषज्ञों की राय आपके सामने आई। देखिए, रक्षा विशेषज्ञों की राय से मैं सहमत हूं। निश्चित तौर पर जो है हमारी सेना का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ है। बजट भी निश्चित तौर पर सेना के बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। जिस तरह से पाकिस्तान और चीन हमारे लिए आसन्न खतरे हैं, उन खतरों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये रुख रहा है कि सेना का बजट बढ़ाया जाना चाहिए। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है इसको इस दृष्टि से ना देखा जाए कि हम मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा बचाने के लिए कटौती कर रहे हैं मैन पावर में। निश्चित तौर पर मॉडर्नाइजेशन के लिए, और देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी जिसने 1 रैंक 1 पेंशन लाया। आपको तो ध्यान होगा 1971 का युद्ध जीतने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वयं तो भारत रत्न ले लिया, लेकिन सेना जिसको आवश्यकता थी कि हमारे सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन मिलती, उसको 1 रैंक 1 पेंशन से वंचित कर दिया था। चलिए साहब, एक बार मैं जनरल सोय की राय ले लूं, फिर आपके पॉलिटिकल कमेंट का जवाब सापरा साहब देंगे। सोय साहब, आपकी नजर में इस वक्त ये स्कीम जो है देश हित में, सेना के हित में, और जो भी हमारी सेना की जरूरत है उनको पूरा करने के लिए उचित है? ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो पूरे देश में आज हो रहा है पूरा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, जब हम बड़ी पिक्चर देखते हैं कि पहले बातचीत होती थी कि
हर नौजवान को सेवा में नौकरी करनी चाहिए ताकि उसके अंदर डिसिप्लिन हो। आज हम देखते हैं युवक जो है मोबाइल लेके पूरा दिन बैठे रहते हैं, घर से निकलते नहीं है। तो 2-4 साल में आके कम से कम एक देश के अंदर चेतना जाएगी, देशभक्ति की भावना आएगी, और जहां पर एक ऐसी एसेट क्रिएट होगी कि जो भी इनको लेगा उसके बाद उसके अंदर एक बहुत बड़ी संपत्ति है, डिसिप्लिन्ड एक सोल्जर मिलेगा उसको, और जहां भी कहीं जॉब लेता है वो लेंगे। लेकिन जो अभी तो लोग कह रहे हैं कि उसको जॉब मिलेगी, यही गारंटी नहीं है। हाँ, और ये जॉब बात नहीं है। मिली तो आपके पास एक मिलिट्री ट्रेंड आदमी घर में बैठा खाली है, वो समाज के लिए खतरा होगा, ऐसा कई लोगों का कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बात है ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि 4 साल का जब इतनी बड़ी संख्या आ रही है बाहर, तो वहां पर वो क्या करेंगे, क्या उनकी क्या गारंटी है। आज मैं तो ये कहता हूं कि फौज को क्यों एक्सपेरिमेंट का बोर्ड बनाया, क्यों नहीं सीआरपीएफ जो और बीएसएफ और जो बॉर्डर सीआईएसएफ है जो कि डिफेंसिव रोल है, फौज का ऑफेंसिव रोल है, हम चढ़ चढ़ के भाग भाग के हमला करते हैं। और ये जो हमारे जो है साइचिन में अलग तरह की लड़ाई है, रेगिस्तान में अलग तरह की लड़ाई है, पंजाब में अलग तरह की लड़ाई है, और अटैक, डिफेंस, पेट्रोलिंग, सीआई, एड टू सिविल अथॉरिटी, 10 किस्म के ऑपरेशन 3 साल में क्या सीखेगा वो। और मैं तो इन्फेंट्री से हूँ, इन्फेंट्री में खाली राइफल ही सीख पाएगा, उसके बाद एमएमजी है, एजीएल है, मोटर्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, एटीजीएम है, सिग्नल इक्विपमेंट है, गाड़ियां हैं, क्या सीखेगा, कितना सीखेगा, और क्या लड़ाई लड़ पाएगा और कितनी जंग लड़ पाएगा। मैं कह रहा हूं फौज की सिखलाई है मारने के लिए, मरने के लिए नहीं है। देश को अगर बचाना है तो हमने दुश्मन को मारना है। रजांगला में सर अब तो देखिए पॉलिसी डिसीजन हो चुका है, फैसला इंप्लीमेंट हो रहा है। अब आप सुझाव क्या देना चाहते हैं फिलहाल, अगर इसमें कुछ और सुधार करना हो तो? इसमें मैं ये कह रहा हूं पॉलिसी अच्छी है, कंसेप्ट अच्छा है, परसेंटेज कम रखा जाए, परसेंटेज कम रखा जाए। आज जो बातचीत हो रही है कि 50% अग्निवीर होंगे, वो बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी यूनिट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैं मानता हूं कि सेना यंग होनी चाहिए, यंग ब्लड होना चाहिए, और कुछ कुछ बदली होते रहे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। ये कंसेप्ट अच्छा है, लेकिन ये कंसेप्ट बाकियों में भी सब जगह लागू किया जाए, वहां ज्यादा अच्छा चलेगा। तो सेना में पहले ना होकर के बाकी जगह इसको ट्राई करना चाहिए था। आपकी राय? सेना में भी पायलट प्रोजेक्ट करना था तो कुछ लॉजिस्टिक यूनिट्स के साथ 3-4 रिफॉर्म्स बहुत लंबे दौर चलते हैं। रिफॉर्म्स को पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चला जाता, बातों से रिफॉर्म्स नहीं होते। और भाई उसने स्टडी कर दी, इसने स्टडी कर दी, अमेरिका देख लो साहब, उन्होंने तो अमेरिका ने तो जो अपनी वॉर थी, सिविल वॉर थी, वो भी कॉन्स्क्रिप्ट से लड़ी थी। दूसरे मुल्कों को मत कॉपी कीजिए। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये सुरक्षा के लिए जो हम कह रहे हैं ना 2.5 साल 3 साल, साहब आज भी जो नौजवान, नहीं सर, हमारा सैनिक, आर्मड कोर का सैनिक T-90 टैंक 10वीं क्लास पास उस काबिलियत से चलाता है जो रशिया का 5 साल ट्रेंड ऑफिसर यूज करता है। मेरे साथ सारे सैनिक ऑफिसर्स हैं, मेरे से सीनियर भी हैं। रशियन आर्म फोर्सेस में टैंकों में ट्रेंड ऑफिसर्स हैं जो 5 ईयर प्रॉपर एनडीए की तरह ट्रेनिंग करके आते हैं, डिग्री करके आते हैं। यहां भारत की फौज में 10वीं क्लास पास मेरे गांव का लड़का टैंक टेक्नोलॉजी को ऐसे हैंडल करता है, रशियन सरप्राइज हो जाते हैं। फिर क्यों आपको आशंका है? मुझे यह आशंका है क्योंकि उसको हम ट्रेन करते हैं, पहले 5-6 साल तो उसको ट्रेनिंग में लगा देते हैं भाई, फिर उसका जाके हाथ निकलने लगता है। कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? ये इन्फेंट्री, आर्मड कोर, आर्टिलरी, कॉम्बैट इंजीनियर्स में इस एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल मत छुओ। आप देशद्रोही हो जो इसको कर रहा है। मेरे को स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जनरल साहब, जो भी वर्ड्स बोलते हैं हमारे जनरल जो बोल रहे हैं, इनएक्सपीरियंस है इस मैटर पे। वॉर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, सर, वी डोंट अंडरस्टैंड। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन आज की भारतीय सेना जो है उसकी सहमति से, बल्कि कंसेप्ट वहीं से आया, ये बताया जा रहा है 2 साल वहीं पे। नो, यू गिव द आर्मी अ जॉब, दे विल फाइंड अ वे आउट। दिस इज आर्मी हैज फाउंड अ वे आउट टू क्रिएट देयर बजट so that they can buy weapons, create a technology fund in this country. There are enough people who will invest into it. हमने 2016 में और सोचम के थ्रू एक सेमिनार में डिफेंस मिनिस्टर को एक कंसेप्ट दिया था कि हाउ टू क्रिएट एन टेक्नोलॉजी फंड सो दैट वी बाय टेक्नोलॉजी, डोंट कट द मैन पावर। चलें, ठीक है सर, फाइनल सर, समय खत्म हो गया। सापरा साहब, आखिरी कमेंट्स आपके। देखिए, मैं सभी विशेषज्ञों की बातें सुनकर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक हिंदी में शब्द है कि नीम हकीम खतराए जान। अब इनको सबको भी ये पता चल रहा है कि इस स्कीम के तहत, यानी जो 4-6 महीने की ट्रेनिंग भी लेंगे या 4 साल की ट्रेनिंग भी लेंगे, तो वो भी आधे सीखे हुए होंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा भी परिपूर्ण नहीं होती है, उससे डिफेंस को भी फायदा नहीं होता है। फिर एक फोर्स शायद ऐसी खड़ी हो जाएगी कि
जिसको आगे नौकरी नहीं मिलेगी। नेता आज चाहे जो भी कह रहे हैं वो कल को जुमले भी हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है नौजवानों के मन में है, उनके परिवारों के मन में है कि ये सरकार जो है ये जल्दबाजी में निर्णय क्यों ले रही है। जिस तरह से इन्होंने नोटबंदी का मुद्दा जल्दबाजी में निर्णय लिया, जीएसटी का मुद्दा या किसानों के समय मेरे पास इतना ही था। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं। आपने सब लोगों के विचार सुने। बहुत से लोग इस पे बहुत सी इस स्कीम के अंदर कमियां बताते हैं, बहुत से लोग इसके फायदे गिना रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस पर एक स्टडी करके 2 वर्षों तक इस पर काम करने के बाद सेना के साथ और सेना की जरूरतों को समझते हुए सेना की सहमति से यह स्कीम लाई गई है। जो रिएक्शन सड़कों पर दिखाई दे रहा है इस वक्त, वो पूरी तरह बंद होना चाहिए। ये हम सबकी राय है और अपील भी है। और अगर इस स्कीम के अंदर आगे कोई गुंजाइश होगी किसी फेरबदल की, तो उम्मीद है कि सरकार उस ओर भी ध्यान देगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का आज चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।